Yes, sir. Sir, am I audible? Hello, sir. हाँ बोलो बोलो. Sir, am I audible? Yes, you are audible very clear. Answer the following questions. First, you have learned that plane and convex mirrors produce virtual images of objects. Can they produce real images under some circumstances? Explain. So very simple straightforward question. प्लेन मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है? वो दोनों में वर्चुअल इमेज ही होती है, बट क्या कभी रियल इमेज हो सकता है? क्वेश्चन है. स्पेशल केस में रियल इमेज हो सकता है, तो यस या नो वो हमें सोच के बताना है. मैं पहले तो नॉर्मली क्या होता है वो बता देता हूँ. यस, लेट अस सी. अगर प्लेन मिरर है અત્યારના સ્ક્રીન પર હું ડ્રો કરું છું, દેખાય છે? यस, ओके. सो ये प्लेन मिरर मैंने ड्रॉ कर दिया और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर. नॉर्मली क्या होता है प्लेन मिरर में? जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे दोनों में हम देखते, तो इसका जो इमेज आएगा ना इस ऑब्जेक्ट का, वो पीछे आएगा, उतने ही डिस्टेंस पे आएगा और उतना ही आएगा. तो ये अगर u है, ये v होगा, दोनों इक्वल होंगे. u को नेगेटिव v एंड इमेज वर्चुअल इफेक्ट आएगा. एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि छोटा इमेज आएगा. सो इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज. कौन से केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में. एंड प्लेन मिरर के केस में क्या आता है? प्लेन मिरर के केस में इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज. दिस इज नॉर्मल केस. नॉर्मली हुआ है, बट उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा कुछ और है कि ये वर्चुअल इमेज तो प्रोड्यूस करते हमको मालूम है, बट क्या कभी रियल इमेज भी प्रोड्यूस हो सकता है? यस या नो? सो लेट अस सी द आंसर. In this situation, when rays are converged behind the mirror, both plane mirror and convex mirror can form a real image of virtual objects. पूछा क्या है? Can they produce real image? कभी भी रियल इमेज हो सकता है? तो इसका आंसर उन्होंने यस दिया है. और वो कैसे? ऑब्जेक्ट वर्चुअल लगता हो तो रियल इमेज होगा, बट ये थोड़ा डाउटफुल है. समझ नहीं पड़ेगी, समझ पड़ी? बताओ मुझे क्या कहना चाहते. देख के समझ में आया डायग्राम में क्या हुआ? वरना मैं फिर से दूसरा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ. चलो, सम पीपल हैव सेड यस. 4-5 आंसर आया यस ना. बीजा જોવા दो મને नो ना आंसर आया कि नहीं. एक्चुअली point of convergence is behind the mirror, so that will act as a virtual object and therefore there will be real image. So रियलिटी में क्या होता है मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ. प्लेन मिरर के केस में मान लो ये प्लेन मिरर है. अब ये रेज आ रहे हैं, ये दो रेज आ रहे हैं. Now these are converging rays. ये दोनों रेज यहाँ पे आए कन्वर्ज. अब एक्चुअली इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना वो पीछे है, मिरर के पीछे, बट वहां तक तो रे जा नहीं सकते. तो क्या होगा? तो શું થાય? तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से ऐसा, और इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्लेक्टेड दोनों रेज मिलेंगे इधर. सो बेसिकली रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पर मिलता है. सो देयर इज अ इमेज आई ओवर हियर एंड दिस इमेज पॉइंट आई, दिस इज क्योंकि रेज एक्चुअली मिले रियल इमेज हो. एंड सेम थिंग कॉन्वेक्स मिरर में આવું જ સેમ જ લેવાનું. देखो उसमें भी वही लेना है.
टेक कन्वर्जिंग रेस एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा ना वो बाहर चला जाएगा। मैं पीछे ड्रॉ करूँ बाद में, ये समझ में आ गया। पहले प्लेन मिरर का हो जाने दो। क्लियर? तो इसी में मैं चेंज कर दूं तो हो जाएगा ना। प्लेन मिरर की जगह पे अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो फर्क क्या पड़ता, खाली शेप डिफरेंट होता, बस ये कॉन्वेक्स मिरर है तो भी केस तो सेम ही रहेगा, तो भी रियल इमेज ही आएगा। सो प्लेन मिरर के कॉन्वेक्स मिरर है, इस केस में रियल इमेज दे सकता है। इज द कंसेप्ट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट? चलो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अनम्यूट होके पूछो, अदरवाइज रिमूव इट। Anybody having any doubt, please ask. चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा जवाब। મેજોરિટી બધા એવું કે છે ક્લિયર ક્લિયર ક્લિયર, એટલે જેટલા લોકો જાગે છે ભણે છે એ લોકોને ક્લિયર છે, બાકીના લોકો તો ચિંતા જ નથી. યતિ સર, પ્લીઝ ટેક ધ એટેન્ડન્સ નોટ. there are 97 સ્ટુડન્ટ્સ as on now. એક તમે એક હું. નકુલ સર જોઈન થયા છે કે નહીં ખબર નહીં મને. નકુલ સર બી જોઈન થઈ ગયા છે, તો આપણે 3 ઓછા થયા એમાંથી, એટલે 96 સ્ટુડન્ટ્સ છે. તો બીજા કોણ નથી એનું લિસ્ટ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. યસ. અંશ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન બી. Yes, sir. Virtual image we always can be on a screen. Yet when we see virtual image, we are obviously bringing it onto the screen. That is the retina of our eyes. Is there a contradiction? મસ્ત ક્વેશ્ચન છે. ખાલી ખાલી કન્ફ્યુઝ કરે છે. વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ નોર્મલી સ્ક્રીન પર ના દેખાય, રિયલ ઇમેજ સ્ક્રીન પર દેખાય. બટ આપણે ઓબ્જેક્ટ જ્યારે જોઈએ કોઈ બી, તો એ આપણી આંખની સ્ક્રીન તો જે રેટિના એના પર તો ઇમેજ ફોર્મ જ થાય છે. તો એ કોન્ટ્રાડિક્શન થયું કે ના થયું? खरेखर कશું कॉन्ट्रडिक्शन ना तो. हम जो बात कर रहे हैं वो स्क्रीन की, वो तो एक्सटर्नल स्क्रीन की बात, वो क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो वो भी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. पे अटेंशन. मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका 2F है. अब मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ. यस, लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हियर. अब एक रे मैंने लिया यहाँ पे पैरेलल, वो दूसरे साइड के फोकस में से पास होगा, याद है ना आपको? तो ये दूसरे साइड का फोकस, ये दूसरे साइड का 2 फोकस. अब ये वाला जो रे है वो पैरेलल है, तो बाद में फोकस में से पास होगा. और दूसरा रे हम लेते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर में से लेंगे, so they will intersect somewhere. तो मान लो ये पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे इमेज आएगा. वो इमेज कैसा है, कोई बताएगा इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी इमेज है? यस, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट. ये जो भी बताया रियल इन्वर्टेड है, बट लार्ज है बिकॉज इट इज बियॉन्ड 2F. सो रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज फॉर्म होती है. तो ये इमेज कैसे मिलेगी? रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F. सो ये जो इमेज है that we can see on screen. So ત્યાં white color નો screen મૂક્યો હોય ને તો એના પર ઇમેજ દેખાય, અધરવાઇઝ ये इमेज नहीं दिखेगा. So it can be seen on screen. ये concept समझ में आया? क्योंकि ये रियल इमेज है तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हम ह्यूमन आई, हम हमारी आंख से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसा इमेज कहाँ फॉर्म होता है?
तो वो हमारे रेटिना के अंदर फॉर्म होता है। तो वो जो इमेज फॉर्म होता है तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो करेक्ट आंसर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। सी, रेटिना खुद एक स्क्रीन की तरह काम करता है, सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। खाली खाली कंफ्यूज करे जो स्क्रीन नाम थी। तो ह्यूमन आई में रेटिना स्क्रीन का काम करता है, और बाकी का जो रियल केस होता है उसमें दूसरा स्क्रीन रखना पड़ता है, एक्सटर्नल स्क्रीन। बट दैट इज द पॉइंट। जन घणी बार खोटा खोटा क्वेश्चन कंफ्यूज करवा मूके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। Yes, sir. A diver underwater looks obliquely at a fisherman standing on the bank of a lake. Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? याद करो, जब मैंने समझाया था ये टॉपिक, मजा आई थी। पर्सन ने फिश को देखा, फिश ने पर्सन को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बट कहाँ देखा? जहाँ है वहां देखा, या कंपेरेटिवली नजदीक या दूर देखा? सो इन दिस केस, यस, फिशरमैन विल अपीयर टॉलर, वो थोड़ा दूर नजर आएगा क्योंकि फिश देख रही है फिशरमैन को। बट अगर फिशरमैन फिश को देखेगा, फिशरमैन फिश को देखेगा, इट विल अपीयर क्लोजर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फिशरमैन दूर नजर आएगा फिश को, और फिश जो है वो फिशरमैन को थोड़ा नजदीक दिखाई देगी। बहुत अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है, ये सिंपल सा लॉजिक है। एन ऑब्जर्वर इन डॉट डेंजर। और ऐसा इतना डिटेल, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखना है, तो आपको यही बताना चाहिए कि व्हेन, हमने जैसे लिखा था, वाइट स्क्रीन करके बता देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ rare medium is observed by an observer from dense medium, it appears further, that is apparent height is more than actual height. So it is h dash is greater than h, and h dash upon h is eta dense upon eta rare. This is the logic. ये इसका रियल एक्सप्रेशन है। सबको समझ में आ गया? याद है? कंफर्म करो। हो गया क्लियर? तो थर्ड आंसर भी हो गया। अभी फोर्थ। Yes, sir. Does the apparent depth of a tank of water change if viewed obliquely? If so, does the apparent depth increase or decrease? अब यहाँ पे वाटर का टैंक है और उसको हम ऑब्लिकली देखते हैं, तो क्या वो सेम नजर आएगा कि डिफरेंट नजर आएगा? सो ये फिर से हम ड्रॉ करके समझते हैं। यस, चलो, ये टैंक है, यहाँ तक वाटर है, और ये वाटर मैंने ड्रॉ कर दिया।
अब ऑब्जर्वर कहाँ है, तो एयर में है, बट वो कैसे देखता है, तो वो ऑब्लिकली देखता है, ऑब्लिकली। तो सी, ये ऐसे, ये रे हमने लिया। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वहां पर आपको देखने का कि दिस रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, सो रेयर टू डेंस, सो विल इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या कहते हो, बोलो, बताओ बताओ। यस, चैट में रिप्लाई दो, टुवर्ड, यस, वेरी गुड। दैट मीन्स कि ये रे जिस डायरेक्शन में जा रहा था वैसा सीधा नहीं जाएगा, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल रीच ओवर हियर। बात समझ में आ गई? तो ये रे बॉटम तो इधर है, बट लगेगा किधर? वेरी गुड, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, मैंने दिखा दिया। ये सपोज ये ओरिजिनल है, ये ये ए बी, तो सी ऐसे गया, बट लगेगा क्या ऑब्जर्वर को कि सी डैश है, इधर है। सो एक्चुअली क्या हुआ, बॉटम उधर ही नजर आता है कि बॉटम अपीयर्स एलिवेटेड, क्या लगता है बिल्कुल? सो ये उसका एक्चुअल डेप्थ है डी, और ये उसका apparent डेप्थ है डी डैश। सो डी डैश इज लेस देन डी, एंड वी कैन से डी डैश upon d is equal to eta rare upon eta dense. That's it. That's it. आई बात समझ में? चलो, ये डायग्राम क्लियर ना? तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और हम नोट्स में जो है वो पढ़ लेते हैं। यस, देखो यहाँ पे क्या दिया है, apparent depth decreases if viewed obliquely as compared to when observed near normal। यहाँ तो ऑब्वियस है ना, जब वो नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, सी यहाँ पे देखो, यही ऑब्जर्वर, ये मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ब्लू कलर से। अगर ये ऑब्जर्वर भाई है, ये ब्लू कलर तो पानी है, ब्लू है पानी, तो हम ब्लैक से देखते हैं। तो देखो यस, तो ये ऑब्जर्वर अगर ऐसे देखता तो उसको डेप्थ किधर नजर आता, उधर का उधर ही नजर आता जहाँ है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल है। और रेड कलर से जो दिखाया था वो ऑब्लिक रे। तो ऑब्लिक रे में डी डैश लेस देन डी है, वेरेज जब नॉर्मल है, नॉर्मल, तो उसमें डी डैश इक्वल टू डी है, तो उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होता। वेरेज ऑब्लिक रे में शिफ्टिंग होता है। यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोट, ड्रॉ इट प्लीज। ड्रॉ दिस डायग्राम प्लीज, बी क्विक। हो गया?
નકુલ સર की હતી સર તમે બેમાંથી એક જણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો ને પછી નમૂનાઓ પાછળથી ડાઉટ્સ પૂછશે તો So this question is clear. अभी इसमें ई पार्ट बाकी रहा. ई पार्ट. Yes, next. Yes, sir. Hmm. The refractive index of diamond is much greater than that of ordinary glass. Is this fact of some use to a diamond cutter? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और डायमंड का क्या होता है वो किसी को पता है? Anybody will tell me approx value? ग्लास में 1.5 होता है नॉर्मली. नहीं भाई 1.33 वाटर का होता है. और नॉर्मली ग्लास में हम वो 3/2 वाला लिखते हैं और डायमंड का होता है 2.42. तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. वाटर का 4/3 यानी 1.33, ग्लास का 3/2 यानी 1.5, डायमंड का 2.42. चलो अभी क्वेश्चन. तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और डायमंड का 2.42 है तो उससे कुछ फायदा होता है क्या? ये पूछा है. कुछ फायदा होता है. सो लेट अस रीड द आंसर. यस. सो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उतना क्रिटिकल एंगल कम होता है. अब क्रिटिकल एंगल कम होने का फायदा क्या है? क्रिटिकल एंगल कम होने का फायदा ये है कि डायमंड को जब कट करते हैं तो उसमें स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है क्योंकि लाइट एक बार एंटर हो गया वो फिर बाहर नहीं आ पाएगा. एग्जैक्टली. सो किसी ने लिखा मोर इंटरनल रिफ्लेक्शन. यस, दैट इज करेक्ट. You can say repetitive internal reflection occurs, the light does not come out. Yes, आज तो आपकी बात भी सही है. क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा. एंड हनी यू आर आल्सो राइट. क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन रिपीटेटिवली होगा. सो यस, सो ये आंसर अब हमारे पास है. तो आई टेक हेल्प ऑफ अनदर वॉलंटियर टू रीड इट. क्वेश्चन अंश पढ़ता है कि आंसर कोई और पढ़ देगा. यस, अनदर वॉलंटियर. यस. यस प्रिया. Yes, sir. As mu equals to 1 upon sine C, hence sine C equals to 1 upon mu, refractive index of diamond is much greater than that of ordinary glass, hence critical angle C for the diamond is much smaller as compared to that of glass. A skilled diamond cutter thus can take the advantage of such large range of an angle of incidence available for total internal reflection 24 degree to 90 degree. The diamond can be cut with so many faces to ensure that light entering the diamond does multiple total internal reflections before coming out. This behavior produces brilliance, that is, sparkling effect in the diamond. सो डायमंड में जो स्पार्कलिंग शाइनिंग इफेक्ट आता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस. એવું કહેવાય ને હીરા હે સદા કે लिए. એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આવતું. That was a catch line of the advertisement. Diamonds are forever. तो वो जो शाइनिंग स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है, शाइनिंग स्पार्कलिंग इफेक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कटिंग in many faces and critical angle being same, being small value, the internal reflection occurs so many times. That is the reason. So that completes 18. चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बाकी है? 19-20 बाकी है कि हो गया है? ओके, सो 19 हो गया, 20 हो गया. नेक्स्ट बाकी में हमारे पास जो है उसमें ये 30-31 में से कोई बाकी है?
ओके 32 वाला थियोरेटिकल है, बाकी है ओके। तो नाउ 32 नंबर का क्वेश्चन, और उसके बाद 33 बाकी है कि हो गया है? ओके सो 32 में 5 केसेस है और वो हमें पढ़ के सॉल्व करना है। यस चलो, सो अंश Yes, sir. चलो रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। Yes, sir. The angle subtended at I by an object is equal to the angle subtended at the I by virtual image produced by the magnifying glass. In what sense then does the magnifying glass provide angular magnification? क्वेश्चन समझना पड़ी ना। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to angle subtended at the eye by a virtual image produced by a magnifying glass। ये कहना क्या चाहते हैं, कोई बताएगा मेरे को? यस अंश बताओ। Yes, sir. સર ઓબ્જેક્ટ અને આઈનો જે લેન્સ છે ત્યાં જે એંગલ ફોર્મ થાય એ એંગલ ઓબ્જેક્ટ અને એના લેન્સથી ઇક્વલ હશે. ઓબ્જેક્ટ અને એટલે શું વસ્તુ નાની દેખાય મોટી દેખાય? સર મોટી દેખાય. मोटी दिखाई। ओके योर लॉजिक इज करेक्ट। कोई मुझे एग्जांपल दे के बताएगा? सर ने समझाया था आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हुआ है कि बाकी है? बस तो किसी ने अगर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाला कंसेप्ट समझाओ ठीक से तो उसमें ये आता है, ये थियोरेटिकल है और उसी में से लिया गया है। सिंपल તમે આ એ જ છે કન્સેપ્ટ। તમે જો they are talking about magnifying lens, magnifying lens मतलब क्या? મેગ્નિફાઇંગ લેન્સ मतलब સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ। આપણે મેગ્નિફાઇંગ લેન્સ થી કશું જોઈએ તો મોટું દેખાય કે નાનું દેખાય? કોઈ બુકમાં એકદમ નાના 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 ફોન્ટ સાઇઝમાં પ્રિન્ટિંગ કરેલું હોય તો આપણને એ મોટું દેખાય કે નાનું દેખાય મેગ્નિફાઇંગ લેન્સ થી જોઈએ તો? એનું નામ જ મેગ્નિફાઇંગ લેન્સ છે। यस वी विल बी एबल टू सी इट बिगर। एग्जैक्टली मैग्नीफाइंग लेंस वो मैग्नीफाई करता है, वो बड़ा करके दिखाएगा उन अल्फाबेट्स को जो उनका ना स्मॉलर साइज है वो। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो एंगल सबटेंड होता है वो सेम होता है बट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। एंड इन दैट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर। वो होता है उससे कंपेरेटिवली हमको काफी बड़ा दिखाई देगा और पढ़ना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। So that is the answer. Don't get confused in it. Yes. So first answer, yes, Priya read करो। Question असे तो अंश read कर से, answer असे तो Priya read। Yes, Priya. Yes, sir. In magnifying glass, the object is placed closer than 25 centimeter, which produces image at 25 centimeter. This closure object has larger angular size than the same object at 25 centimeter. In this way, although the angle subtended by virtual image and object is same at I, but angular magnification is achieved. अगर आपको याद हो तो इसका एक डायग्राम सर ने ड्रॉ करके दिखाया होगा। जब नियर पॉइंट वाला कंसेप्ट समझाया होगा ना तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया होगा, अगर बाई चांस आपको याद है तो। जब माइक्रोस्कोप का टॉपिक शुरू होता है ना तो उसके आगे मैग्नीफाइंग लेंस जब समझाते हैं ना तो उसमें ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कंसेप्ट आता है। यस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस वाला तो एग्जैक्टली यस 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 इसका मतलब हो तो गया है और आपको याद भी है। हाँ गुड 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 चलो सो नाइस हैप्पी टू नो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट पे जाते हैं। यस सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट
हो गया. Now second part. Yes, sir. In बोलो. viewing through magnifying glass, one usually positions one eye very close to the lens. Does angular magnification change if the eye is moved back? So મેગ્નિફાઈંગ લેન્સ યુઝ કરવાનો હોય ને તો આપણે આંખોને બહુ નજીક લઈ જઈએ લેન્સથી, તો આપણે એને દૂર મૂકીએ તો ચાલે કે ફરક પડે? दैट इज द क्वेश्चन. क्या लगता है आपको? दूर ले जाएंगे आंख थोड़ी तो क्या मैग्निफिकेशन में फर्क पड़ेगा? तो वो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तभी पता चलेगा. यस, थोड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि जो एंगल सबटेंड होगा ना वो चेंज हो जाएगा. बट इस केस में आपको ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो हमें रीड करना है वो लेंस के फोकस और पोल के बीच में आ जाए, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए. व्हाट इज मैग्नीफाइंग लेंस? चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ. व्हाट इज मैग्नीफाइंग लेंस? तो उसका दूसरा नाम सिंपल माइक्रोस्कोप भी है, बट है क्या ये? यस, समबडी सेड करेक्टली. मैग्नीफाइंग लेंस जिसको बोलते हैं वो बेसिकली है कॉन्वेक्स लेंस का. कौन सा एप्लीकेशन? कॉन्वेक्स लेंस है मगर कौन सा एप्लीकेशन? कौन सा एप्लीकेशन? तो करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ. तो इमेज कहाँ होगा? इमेज कैसा होगा? कहाँ होगा? तो करेक्ट आंसर है कि इमेज वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा. वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा. एंड कैसा होगा? स्मॉल होगा कि लार्ज? करेक्ट, इट इज मैग्निफाइड और लार्ज. Image is virtual, erect and magnified. Virtual, erect and magnified. Yes. कैसे? Let's draw it. So concept clear था. ये मैंने बनाया convex lens. ये उसका principal axis, ये optical center, ये साइड पर फोकस, ये डबल फोकस, ये साइड का फोकस और ये दूसरे साइड का डबल फोकस. अब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ. ये ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो ऑब्जेक्ट में से ये इसका हाइट है जो ये नाम है उसका ए बी. नाउ आई एम टेकिंग वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उसका क्या होगा? तो उसका दूसरे साइड के फोकस में से पास होना है, ऐसे चला जाएगा. ये रे वन है. टेक सेकंड रे. यस, ये सेकंड रे है. ये ऑप्टिकल सेंटर में से लिया तो बिना कुछ मुड़े सीधा चला जाता है. तो अब ये तो कभी मिलेंगे नहीं, तो क्या करें? तो उनको पीछे एक्सटेंड करो. उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो क्या हुआ? तो वो मिल के इधर, तो दैट मीन्स कि उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ. तो दिस इज सेम साइड पे यानी वर्चुअल है. दिस इज एच आई. जरूरी नहीं है कि वो 2f पे ही आए, वो कहीं पे भी हो सकता है. सो इट इज एच आई ग्रेटर देन एच ओ. सो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. वर्चुअल इरेक्ट हो तो दिखता है डायग्राम से सेम साइज पर, इसलिए वर्चुअल. तो ये मैग्नीफाइंग लेंस का एक्शन आ गया. क्लियर विद दिस डायग्राम? एनीबॉडी हैविंग डाउट प्लीज आस्क. अनम्यूट होके पूछो.
कंफर्म इट प्लीज, समझ में आ गया कि नहीं? ओके, इस डायग्राम को बाय बाय कर देते हैं। चलो, यस प्लीज। चलो अभी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देन थर्ड। Yes, sir. Magnifying power of a simple microscope is inversely proportional to the focal length of the lens. What then stops us from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power? मस्त कंसेप्ट है कि हम जितना छोटा फोकल लेंथ वाला लेंस यूज करेंगे उतना मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलता है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वी गो ऑन रिड्यूसिंग फोकल लेंथ एंड फिर हायर हमको मैग्निफिकेशन मिल जाए। जितना सोचते उतना इजी नहीं है, क्योंकि एक लेवल से छोटा फोकल लेंथ लेने जाएंगे कुछ प्रॉब्लम होगा। वो क्या प्रॉब्लम होगा वो हम देखते हैं। यस यस, प्रैक्टिकल कुछ लिमिटेशन आता है। यस, प्रिया रीड करो आंसर। Yes, sir. If we decrease the focal length, the lens has to be thick with smaller radius of curvature. In a thick lens, both the spherical aberrations and chromatic aberrations become pronounced. Further, grinding अभी for अब इस पॉइंट का जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट का मतलब समझो कि लेंस छोटा बनाएंगे, अगर हम फोकल लेंथ स्मॉल रख के लेंस बनाने जाएंगे तो लेंस थिक हो जाएगा। पहले तो ये पॉइंट समझो कि स्मॉलर एफ, स्मॉलर फोकल लेंथ का मतलब थिकर लेंस। थिकर लेंस होगा तो दो बातें होगी, एक होगा क्रोमेटिक एबेरेशन, दूसरा होगा स्फेरिकल एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन मतलब कलर सेपरेट हो जाते हैं। आपने घनी बार इमेज जो है ना, तो इमेज के अंदर कलर छोटा छोटा दिखा है, रेड ग्रीन वायलेट ब्लू, वो सब कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे, मल्टी कलर इफेक्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबेरेशन। एबेरेशन मतलब अनक्लियर एस्पेक्ट। एबेरेशन मीन्स सम काइंड ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड स्फेरिकल एबेरेशन मीन्स कि आपने इमेज हेजी देखा है, हेजी, क्लियर ना हो। सो या तो हमको वो इमेज ठीक से दिखाई नहीं देगा, रिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, या उसमें कलर सेपरेशन आ जाएगा तो वो हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम आते हैं जब थिक लेंस होता है। एंड दूसरा, इतना थिक लेंस बनाने के लिए उसमें जो कटिंग करना पड़ता है, ग्राइंडिंग, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लेंस बनाओ जो ग्रो करता है, स्मॉलर फोकल लेंथ मीन्स ग्रेटर थिकनेस, तो लेंस का मेकिंग ही डिफिकल्ट हो जाए। यस, रीड फर्दर। Further, grinding for small focal length is not easy. Practically, we cannot get magnifying power more than 3 with simple convex lens. मतलब मैग्नीफाइंग पावर लेंस अगर हम यूज करते हैं, नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस, तो उससे मैग्नीफाइंग पावर कितना मिलता है, कितना ले सकते हैं आप मैक्स? तो कहते हैं कि 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो तो वो 3 टाइम्स से बड़ा साइज का हम देख ही नहीं सकते, लिमिटेशन आ जाएगा। तो अगर हमको उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, 3 से ज्यादा मैग्निफिकेशन, तो गो फॉर यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। दैट इज द लॉ। आर यू क्लियर विथ इट? स्मॉलर फोकल लेंथ मीन्स थिक लेंस। थिक लेंस तो स्फेरिकल एबेरेशन, क्रोमेटिक एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन એટલે इमेज क्लियर ना हो, क्रोमेटिक एबेरेशन मीन्स कलर सेपरेट होंगे, एंड तीसरा इफेक्ट ग्राइंडिंग इज अ क्वेश्चन मार्क, ग्राइंडिंग इज नॉट कन्वीनियंट। सो ये 3 रीजंस है, बराबर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। Yes, sir. Why must both the objective and the eyepiece of a compound microscope have short focal lengths?
एक तरह से देखा जाए तो रीजन ऑलरेडी आ गया है हमारे प्रीवियस आंसर में, बट फिर भी हम वही बात दोबारा माइक्रोस्कोप के कंटेक्स्ट में समझेंगे। और माइक्रोस्कोप के कंटेक्स्ट में जब समझने जाते हैं तो हमको खाली फॉर्मूला याद करना है। मैग्निफिकेशन का ओवरऑल फॉर्मूला जो सीखा होगा वो याद करो कि भाई ये जो फॉर्मूला है उसमें एफओ है वो नीचे है, एन 1+df1fe लिखते हैं नॉर्मली, बट 1 निग्लेक्ट हो जाता है तो एफ ई नीचे है। तो एफओ एंड एफ ई दोनों, so m is proportional to 1 upon fo and m is proportional to 1 upon fe। so फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का हो कि आईपीएस का हो, दोनों को वो मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बस बात खत्म हो गई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना स्मॉलर होगा उतना अच्छा है। So m is proportional to 1 upon f and m is proportional to 1 upon f। So in both cases we can say m ज्यादा होगा अगर f f कम होंगे। Yes, read the answer, Priya. Yes, sir. Magnifying power of a compound microscope is given by m equals to minus v0 upon u0, 1 plus d upon fe, with approximations m equals to minus l upon f0, 1 plus d upon fe, where l is separation between lenses. Clearly, lesser is fo and fe, higher is the magnitude of m. Fine, ये बात समझ में आ गई आपको? Then last part, E part. Yes, sir. When viewing through a compound microscope, why should position not on the eyepiece but at a short distance away from it for best viewing? Why? How much should be that short distance between eye and eyepiece? So अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है आईपीएस पे, तो वो जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख कहाँ होती है? उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहता है। आखी आंख અહીંયા ના મૂકી દેવાય, आईपीएस ने अडाड़ी में। यस, तो वो थोड़ा दूर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? थोड़ा दूर रखते हैं, थोड़ा दूर क्यों? उससे क्या फायदा होता है और वो कितना दूर होना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन। यस प्रिया, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाला आंसर है। બહુ નજીક રાખવા જઈશું તો દેખાશે જ નહીં બરાબર। યસ Yes, sir. If we place our eye too close to the eyepiece, we shall not collect much of the light and also reduce our field of view. When we आप खुद एक ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कॉमन सेंस वाला એસ્પેક્ટ है। તમે તમારી ફિંગરને તમારી આંખની નજીક લઈ જાઓ તો તમને બધું બરાબર દેખાય કે પછી નથી દેખાતું બરાબર? તમારી ફિંગર તમારા આંખથી નજીક લઈ જાઓ ને થોડી દૂર રાખીને જુઓ। થોડી દૂર રાખીને જોશો તો ફિંગર તમને બરાબર દેખાશે। જેમ 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 એ ફિંગર તમારી આંખની નજીક જશે ને તો આપણું ફિલ્ડ ઓફ વ્યू ઓછું થતું જાય। द पोर्शन दैट वी कैन सी वो कम होता जाएगा। यही बात आप ऑब्जर्व करते हो एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के पास। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के आप देखो ऊपर उसकी कितने स्टोरीज है, हाइट देखो, तो आप एक हाइट देखोगे बट आपको जजमेंट नहीं आएगा कितना है, बट आप दूर से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आएगा। दैट इज द लॉजिक। यस फॉर when we position our eye slightly away and the area of the pupil of our eye is greater, our eye will collect all the light refracted by the objective and a clear image is observed by the eye. So please read this answer once again and if you got any doubts please ask. So this completes 32 नंबर का theoretical question। अब और कोई बाकी है तो मुझे बताओ। Yes, please go through it and tell
नो डाउट्स? इस चैप्टर में कुछ बाकी है तो बता दो. Yes, please. Okay. So, shall we wind up this chapter number 9 now? कुछ बाकी नहीं है ना? Confirm कर दो. Yes, dear students, please confirm it. Fine. Then we go to chapter 10. अरे यार ये नोट्स नहीं दिखते हैं. पांचों किलो प्रॉब्लम आयो. નકુલ સર તમે ઘરે પહોંચ્યા છો? મને ફરી આ ફાઇલ શેર કરવી પડશે. हाँ सर. મારે પેલું સમજાવવું છે ફરીથી. કયું બોલો ને. 12th નું તમે જે લાસ્ટ ટાઈમ લીધું ને એ મારે સ્ક્રીન તમારી પાસે નાનો સ્ક્રીન હતો એટલે મને એવું હતું કે બધું કન્સેપ્ટ ફરી એકવાર ડ્રો કરીને સમજાવી દઉં. 10 ચેપ્ટર ની નોટ ની વાત હા કરો. 10 ચેપ્ટરની નોટ તો કરી દો ચલો શેર. એક મિનિટ મને સ્ટુડન્ટ્સને મેં શેર કરી. હવે હું ફરી એકવાર સેવ કરીને ટ્રાય કરું એક છું. વખત હું તમને ફાઇલ સેન્ડ કરું એવું કરું. ના 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 હું મારા એક ડિવાઇસથી બીજા ડિવાઇસમાં કરું છું એર ડ્રોપ. તો મને ખાલી 2-3 મિનિટ જોઈશે ખાલી કરવા માટે. ત્યાં સુધી મારા લોકોને કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો ને. हाँ ओके. क्या स्टूडेंट्स 9th के 10th पेपर में से अभी तक कोई डाउट? बोलो. यस कोई डाउट?
पाछू ना आए। કર્યા પૂછે ना आए यार। गीत सरस वागे છે સર। શેર કરી દો તો આમાં હા આજ વાળો જો ડાયાગ્રામ રિફ્લેક્શન વાળો હા એટલે તે દિવસે તમારાથી ડ્રો થઈને એક્સપ્લેન થયો તો બરાબર એ લોકોને? હા થાય તો કહ્યું તું એક વાર કહ્યું હોય તો કરી દો Yes students, you please give feedback. ये सब डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गए थे? ओके ओके, तो मुझे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है ना, प्लीज कंफर्म इट। ओके ओके, so I am talking about all these diagrams. See, मुझे कौन-कौन से diagrams चाहिए? एक तो Huygens principle, how new wavefront is obtained from the original wavefront, how new wavefront is obtained from original wavefront, then then reflection using Huygens principle and refraction using Huygens principle. Clear? Everything clear? बोलो। ओके ओके, मेजॉरिटी आर सेइंग क्लियर, बट 2-3 लोगों ने लिखा है कि एक बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला समझा दो ड्रॉ करके। ओके ओके, एक मिनट गिव मी। I'll explain in 2 minutes. Just give me 2 minutes. चलो students, pay attention here. Yes, see, ये मैं मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। मिरर, नाम शायद उस दिन जो लिखा होगा और आज जो मैं लिखूंगा वो अलग हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के नाम। तो ये मिरर है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Mirror reflecting surface. Now I am considering incident wavefront. So it is coming at an angle. Incident wavefront ये है. So suppose उसका नाम मैं लिखता हूँ PQ. So PQ is incident wavefront. So ये आपको ऐसा आगे ले जाना है। तो एक्चुअली सबसे पहले PQ इधर पहुंचेगा, जब P एंड है वो मिरर पे आ जाएगा।
सो पी एंड मिरर पे पहुंच गया, क्यू एंड तो अभी पहुंचना बाकी है। सो पी क्यू इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, पी क्यू इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, पी एंड पहुंच गया मिरर पर, क्यू एंड अभी नहीं पहुंचा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना वेव फ्रंट का, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल क्यू पी एंड अभी नाम देना बाकी है, बट क्यू पी और यहाँ पे कुछ एस या जो भी आएगा हम नाम लिखेंगे बाद में, दैट इज आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, पी पॉइंट जो पहुंच गया ऑलरेडी मिरर पर, वो मिरर से आगे इधर पीछे किस साइड पे तो जाएगा नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मींस क्या, व्हाट विल हैपन। तो पी पॉइंट से जो सोर्स की तरह एक्ट करेगा सेकेंडरी सोर्स, और जो वेव फ्रंट एमिट होगा दैट विल नाउ स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड। यही बात समझ में, whereas Q पॉइंट से जो वेव फ्रंट एमिट होगा दैट विल बी गोइंग फॉरवर्ड। आर यू गेटिंग द क्लियर कांसेप्ट? सबको समझ में आ रहा है? P पॉइंट पर थी जे वेव्स एमिट થાય એ હવે પાછા જશે જ્યારે Q पॉइंट वाला આગળ જાય। ये कांसेप्ट सबके माइंड में क्लियर है? यस, वेरी गुड। चलो, तो अब ये सोचना है कि जितने टाइम में Q से एमिट होने वाला वेव फ्रंट इस एंड तक पहुंचता है, और इसको मैं अगर नाम देता हूँ S, ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ S, तो तब तक जो P से एमिट हुआ है वो कहाँ पहुंचेगा, किधर पहुंचेगा? Q से S पहुंचने में सपोज उसको टाइम लगता है T, so that distance QS is, speed is V and time is T. Distance QS is V into T, V is speed, ये QPS होगा। So V is speed of light in that medium V, and T is time taken. We can say T or delta T, one and the same thing. तुमको खाली इतना इंटरवल का टाइम देखना है Q से S का। कोई बताएगा Q से S जितनी टाइम में पहुंचता है वेव फ्रंट, उतने टाइम में जो P से एमिट हुआ वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? बताओ मुझे, कोई लॉजिक, कुछ रैशनल बताओ मेरे को, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वो पहुंचेगा इस रिवर्स डायरेक्शन में, इस रिवर्स डायरेक्शन में इधर यहाँ कहीं पहुंचेगा, एंड वो पहुंचेगा, उस पॉइंट का नाम होगा R। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो PR डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू VT ओनली, क्योंकि वो सेम मीडियम में सेम स्पीड से सेम टाइम में ट्रेवल करता है। एज मीडियम में पाछू जाए छे, सो उसका स्पीड सेम होगा सेम टाइम में, सो वो R तक पहुंचेगा। एंड द बेस्ट पार्ट नाउ कम्स इज, अब अगर आप ज्वाइन करोगे, ये क्या है? ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। ये जो RS है वो क्या है? आंसर है RS इज नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इधर जो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल, दैट एंगल इज RSP, एंगल RSP, वो R है, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप ये दोनों डायग्राम को देखोगे ना, तो दोनों डायग्राम में एक राइट एंगल है, दोनों डायग्राम में एक राइट एंगल है। फिर दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों में PS, और ये जो एंगल होगा ना ये सेम आएगा। एंगल QSP, सॉरी मेरी बोलने में गलती हो गई, एंगल QPS एंड एंगल RSP, ये दोनों एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे, सो वी से I इक्वल टू R, एंड दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्रूव हुआ यूजिंग ह्यूजेंस लॉ प्रिंसिपल। ये डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल है। તમારી પાસે एपरेटस ना अंदर એવું કંઈક હોય, यस 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर होता है आपके पास, याद करो, कंपास बॉक्स में होता है। ये राइट एंगल होता है 90, यहाँ पे 60 और ये 30, ऐसा सेट स्क्वायर आता है।
છે ખબર છે હોય છે બધા પાસે? अगर एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करने का? एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसा करने का, पहले मिरर ड्रॉ करने का, फिर क्या करने का, फिर वो 30 60 90 वाला जो सेट स्क्वायर होता है ना, लेके 30 60 90 सेट स्क्वायर लेके डायग्राम बना देने का। ये आ गया एक डायग्राम। अब क्या करने का, अब वही 30 60 90 वाला जो सेट स्क्वायर है उसका लेटरल इन्वर्जन करने का, એટલે પલટાઈ દેવાનું। લેટરલ શિફ્ટ બોલते हैं ना, ઊંધું કરી દેવાનું, પણ ઊંધું એટલે સાઇડવેઝ ઊંધું, લેટરલ શિફ્ટ, એને પલટાઈ દેવાનું, પલટાઈ, एंड देन वही सेट स्क्वायर रख के फिर से दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर देने, तो ऐसा बन जाएगा। समझ पड़ी? समझ पड़े? वेरी क्लियर। फिर क्या, फिर अब सोचने का करना क्या है, हमको दिखाना क्या है। तो ये हमारा PQ है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसलिए यहाँ से ऐसा डिजाइन बना देने का जैसे वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है। ऐसा चीटिंग किया ऐसा किसी को पता ही नहीं चलेगा, जेन्युइन ही लगेगा, परफेक्ट एकदम। तो ये है, और यहाँ से जो P से एमिट हुआ वो वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, और ये जो पॉइंट होगा उसका नाम आएगा R और इसका नाम होगा S, और ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और डायग्राम मस्त बन जाए। और अब इसमें बता देने का कि कौन क्या है, तो बता देने का कि भाई जो PR है दैट इज सेम एज QS, दैट इज VT। फिर एंगल RPS जो है वो I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एन एंगल R, नहीं मैंने नाम गलत लिखा, एंगल RPS नहीं होगा, एंगल QPS होगा, QPS इज I, एन एंगल RSP इज R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जो आया था इंसिडेंट वेव फ्रंट दैट इज PQ, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और दूसरा है ये RS, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और कंपेयर क्या करोगे वो मैं रेड कलर से मार्क करके दिखाता हूँ। एक ये कंपेयर करोगे कि यहाँ पे ये राइट एंगल है दोनों में, दूसरा ये दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, एंड तीसरा ये बताओ कि आप ये साइड, ये कॉन्ग्रुएंट साइड है। सो RHS कंडीशन कैसे बना, एक राइट एंगल, hypotenuse and x side equal, so correspondence will become congruence, and if correspondence is congruence then the remaining angles will also be equal। अब remaining में कौन आएगा, तो remaining में ये एंगल आएंगे, so ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। so we will prove I equal to R, this is reflection by Eugen's rule। अब क्लियर हो गया? जिसका भी डाउट था क्लियर, प्रॉपर रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। જેમને આવડતું હતું એનું રિવીઝન થઈ ગયું, એ નતું समझ पड़ेगी। चलो अब इसी तरह से रिफ्रैक्शन वाला अगर होता तो कैसे आता, तो लेट अस सी उसमें क्या करते हैं। चलो उसमें मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दूसरा मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। अब इसमें आपको ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने ले लिया यहाँ पे, वो पहले ही जैसे बनाया था PQ। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा रेयर है कौन सा डेंस है, ये पहले से सोचना पड़ेगा। तो सपोज मैं सोचता हूँ कि ये डेंस मीडियम है 1, ये रेयर मीडियम 2 है, तो इसका मतलब N1 का वैल्यू लार्ज है,
n2 का वैल्यू स्मॉल है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो n1 होता है तो c/v1 होता है, n1 लार्ज है, v1 स्मॉल होगा, एंड इसी तरह से n2 इज c/v2 में n2 अगर स्मॉल है तो v लार्ज होगा। ऐसा समझ पानो खास। अब क्या सोचना है, अब यही सोचना है कि वेवफ्रंट में ये Q से इधर S तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगेगा ये मीडियम 1 में ट्रेवल करेगा। सो QS डिस्टेंस विल बी v1t, यानी वहां पे स्पीड v1t, वहां पे स्पीड v1 है तो टाइम t है, तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी v1t। सो QS इज v1t। उतने ही टाइम t में जो P से एमिट होगा वेव फ्रंट, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? विल इट बी मोर और इट विल बी लेस? क्या लगता है आपको, बताओ? क्योंकि हम डेंस से रेयर मीडियम में आ गए, तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ज्यादा होगा कि कम? करेक्ट आंसर इज इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मोर इन सेम टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मोर इन सेम टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मोर इन सेम टाइम, बट इफ यू से कि सेम डिस्टेंस है तो टाइम टेकन विल बी लेस। इटलू डिस्टेंस सेम रखो तो टाइम विल बी लेस, बट हमको डिस्टेंस सेम नहीं रखना है, हमको टाइम सेम रखना है। तो अब सोचो, सेम टाइम रखेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। सो दैट इज PR। दिस PR इज v2t। सो ये दोनों सेम टाइम में डिस्टेंस जो ट्रैवल हुए अलग अलग हुए। अभी R और S को ज्वाइन कर देने का, R और S को ज्वाइन कर देने का, तो ये हो गया हमारा नया वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो बेंड थी के आड़ी थी, टेढ़ा हो गया। सो PQ is incident wavefront and RS is refracted wavefront, refracted wavefront। and इसमें जो important point ये है कि ये जो एंगल आएगा ना, this is I, this angle is R। अब देखो, अब यहाँ पे देख के बताओ मेरे को, I बड़ा है या R बड़ा है? क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज I छोटा है, R बड़ा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि it is going from dense to rare, so it will bend away from the normal, जो आपको पहले सिखाया गया है। DRAW क्या है? When a ray goes from dense medium to rare medium, it bends away from the normal, it bends away। ये हो रहा है, देखो ये हमने 9th चैप्टर में सीखा था, बट ये वेवफ्रंट के लिए हेल्प लेके समझते थे। ये 10th चैप्टर में भी वही बात आई। इसमें भी आपको क्या कंपैरिजन दिखाना है? इसमें आपको वही राइट एंगल दिखाना है, वही हाइपोटेन्यूज दिखाना है, पर इसमें कॉन्ग्रुएंस नहीं आएगा, इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आएगा, करस्पॉन्डेंस होगा। और फिर आप रेशियो लेंगे sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R। तो स्नेल्स लॉ वाला लॉजिक याद करो, 9 चैप्टर वाले स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R। तो एंगल sin I का, एंगल I का साइन क्या है? इट विल बी QS अपॉन PS। एंड sin R की बात करोगे तो इट विल बी PR अपॉन PS। ये दोनों में जो अपॉन PS है वो कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन PS, सो इट इज QS अपॉन PR। सो अब ये QS अपॉन PR है, QS अपॉन PR, तो इसमें रखो वैल्यू, तो क्या आएगा? सो इट विल बी v1t अपॉन v2t। t कैंसिल भी अपॉन, दैट्स इट। ये तो अच्छा हो गया, नकुल सर ने अगर आपको रेयर टू डेंजर वाला समझाया था तो आज मैंने उल्टा लिया डेंजर टू रेयर, तो आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। बहुत अच्छा हुआ ये, कोइंसिडेंस, ग्रेट।
चलो, ये कंसेप्ट भी क्लियर अच्छी तरह से अब? ओके ओके फाइन। अब जिगर सर ने जो आपको कल सिखाया और आज सिखाया दोनों दिन में, उसमें से कहीं पर कोई डाउट हो तो बोलो। वी हैव गॉट 15 मिनट्स टाइम, तो उसमें मैं नया टॉपिक कोई लूँ आगे, इससे तो बेहतर है कि कल और आज दोनों दिनों में जिगर सर ने जो सिखाया उसमें से कोई भी डाउट है तो पूछो। क्या है? डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस path difference. Okay, and somebody has written, क्या लिखा है? Only definition of interference. अरे ओके, 3 points. इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में क्या क्लैरिटी चाहिए? कोई वॉइस डाउट? हाँ पूछो ना, बेहतर है तो मेरे को समझ में आए। मैं आपका कंफ्यूजन समझूंगा तो मैं रिप्लाई करूंगा बराबर। यस, आई थिंक प्रीत था भाई। इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में मैं क्या समझाऊं? यस बताओ मेरे को। ओके कृषा, एंगुलर विथ भी ले लेंगे, 1 by 1 सारे डाउट्स मिल लेते हो। चलो, इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में क्या डाउट है? सर मींस व्हाट इज इंटरफेरेंस, एक बार खाली क्लियर कर दें अर्जुन। एक काम करेगा, तेरे यस सर। नोट्स में तो तेरे नोट्स में से डेफिनेशन पढ़ेगा। સર એકચ્યુઅલી જ્યારે સર ભણાતા હતા ને ત્યારે મારું નેટવર્ક ઇશ્યુ થઈ ગયેલું, એટલે મેં સરને પાછા ડાઉટ પૂછેલો, પણ સર એક બાજુ બીજું ભણાવતા હતા ને એટલે એનાથી દેખાયું નહીં હોય એટલે રહી ગયેલો ડાઉટ, એવું થયેલું. નો ઇશ્યુ, ચાલ હું સમજાવી દઉં। ચાલ તમારી નોટ્સમાં જે છે ને એમાંથી જ સમજાવી દઉં। જે ઇન્ટરફરન્સમાં એવું લખ્યું છે, ઇટ ઇઝ એન ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ બાય સુપરપોઝિશન ઓફ 2 or more waves. It is an effect produced by superposition of 2 or more waves. એટલે ઓવરલેપિંગ થાય ને, બે સોર્સમાંથી ડિફરન્ટ આવતી હોય અને એનું ઓવરલેપિંગ થાય, ઓવરલેપિંગ એક જ જગ્યાએ બે ભેગા થાય, તો નાઉ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? તો ઇટ ઇઝ कॉल्ड इंटरफेरेंस। ओवरलैपिंग, सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर जो होंगे तो जो इफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट्स, one is constructive and second is destructive. ये डेफिनेशन में तो इतना ही कंसेप्ट है। सो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट? तो दोनों वेव्स में से जो एनर्जी मिलता है उसका एडिशन इफेक्ट आएगा, यानी नेट एम्पलीट्यूड, नेट उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ेगा। एंड अगर जो सुपरपोजिशन हो रहा है उसमें आउट ऑफ फेज है तो एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से सुपरपोज होगा, तो इट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ड्रॉ કરીને समझाऊं। चल देखो, इंटरफेरेंस, so this is wave from source 1 has reached here at a point, and at the same point, at the same time, a wave from source 2 reaches like this, तो ये होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना वो A1 है, इसका एम्पलीट्यूड है वो A2 है। तो व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व इज, क्या ऑब्जर्व करना है? क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट एंड ट्रफ के नीचे ट्रफ है, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट एंड ट्रफ के नीचे ट्रफ है। तो दैट मीन्स कि ये जो इफेक्ट होगा ये आएगा। इसको हम सिंपल सेंस में कह सकते हैं कि हियर constructive interference takes place, constructive interference takes place, and your net amplitude होगा that will be A1 plus A2,
A1 plus A2. Are you getting the point clear? And अगर A1 A2 इक्वल होंगे, अगर A1 A2 इक्वल होते तो हमारा जो नेट एम्पलीट्यूड आता है दैट वुड बी ट्वाइस A, तो डबल थी जाए। आई बात समझ में सबको? ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले कंफर्म करो कि ये क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव में बे क्रेस्ट ना नीचे क्रेस्ट આવે ને ટ્રફ ના નીચે ટ્રફ આવે એટલે બે એડ થાય। ओके, इज इट अंडरस्टूड? अब अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव समझाना तो मैं इसी में ही लेता हूँ वेव फ्रॉम सोर्स टू। ये वेव फ्रॉम सोर्स टू ऐसा है, ये समझे आप? उसका पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। क्रेस्ट के नीचे ट्रफ है, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट है, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ है, ट्रफ के नीचे क्रेस्ट है। तो ये अब सिचुएशन हो गया, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ इट विल बी ए मीन, दैट विल बी A1 माइनस A2, बड़ा माइनस छोटा। एंड अगर ये A1 A2 A होते तो यू वुड हैव स्टेट कि A मीन इज 0, A मीन 0। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दोनों अगर इक्वल होते तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता। तो इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर? नाउ समबडी इज आस्किंग कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या है और एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज यानी क्या है, वो मैं समझा दूं। और फिर लास्ट में ग्राफ ले लेंगे। चलो, ये क्लियर? अब समझो, ये आपने सीखा है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये अच्छे, ये वेव्स चैप्टर में था 11th में, चैप्टर 14 नहीं, चैप्टर 14 नहीं, 11 में चैप्टर 15 वेव्स, 11 में चैप्टर 15 वेव्स। उसमें हमने सीखा था कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये तो 14 चैप्टर ऑसिलेशन में भी सीखा था। सो इंटेंसिटी जो होगी लाइट की दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हमने सीखा था। तो अगर Amax होता है, Amax, तो वो 2A होता है। सो अगर A1 A2 A होते हैं उसकी बात करते हैं, और जो A मीन होता है, A मीन वो 0 होता है, और A1 A2 A दोनों इक्वल हो तब की बात है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी करस्पॉन्डिंग दैट विल बिकम 4i, और जो इंटेंसिटी मिनिमम होगी दैट विल बिकम 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 होगा, इंटेंसिटी 0 होगी। सो जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, पे अटेंशन, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। अभी समझ पड़ेगी? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सो दैट इज आइदर कॉल्ड मैक्सिमा, और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाना इट इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। तो आइदर द नेम यूज्ड इज मैक्सिमा और द नेम यूज्ड इज ब्राइट फ्रिंज। इंटेंसिटी बढ़ी गई, 4 टाइम्स रह गई। और वही बात उल्टा, अगर इंटेंसिटी कम हुई तो आइदर इट इज कॉल्ड मिनिमा और डार्क फ्रिंज, फ्रिंज मिनिमा या डार्क फ्रिंज। हमें ब्राइट डार्क फ्रिंज नो मीनिंग समझ पड़े? यस, कंफर्म करो प्लीज। एक्चुअली फ्रिंज वर्ड का भी मतलब क्या, तो देखो यंग का जो डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है ना, दिस इज वेरी फेमस। ये हमारा रूट है इसका, YDSC बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। उसमें ये 2 सोर्सेज होते हैं, ये आप लोग को सर ने सिखाया होगा कि दे एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज।
कोहेरेंट सोर्सेस। हमको अगर स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो वी नीड कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं सर, दिस इज अ स्लिट। स्लिट SLIT स्लिट, यानी क्लोथ में या पेपर में हम जब कट करते हैं जहां से लाइट पास होती है, होल जैसा, बट होल है ना सर्कुलर, होल हुआ है, होल ये सर्कुलर होगा। यानी स्लिट यानी क्या होगा, ये खाली क्लोथ में कट होगा, कट, वो सर्कुलर नहीं होगा, कट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, यदि लाइट पास आएगी, तो यहाँ से जो लाइट पास होगा ना, वो एक वर्टिकल पोर्शन जैसा होगा। तो उसका जब स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है मान लो, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज देखेंगे ना इसका, लाइट पास था स्क्रीन ऊपर इमेज आ रहा है ना, तो वो इमेज भी एक, वो इमेज कैसा होगा स्क्रीन के ऊपर इमेज। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगेगा दूर से, मतलब टॉप व्यू में देखेंगे, और ये स्क्रीन को सीधा करके देखो, यही स्क्रीन को मैं सीधा करता हूँ इधर, और देखेंगे ना उसके ऊपर ये स्क्रीन है, ये पूरा, ये मैंने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो वो स्क्रीन के ऊपर ये हमको ऐसा स्ट्रिप दिखाई देगा, आगे पट्टी देखता है। सो ये स्लिट है, वो भी ऐसा ही है, स्लिट हो, ये भी पट्टी जो है कट हो है। तो ये जो हमको इमेज दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, ये भी ऐसा होगा, इसको फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज। अगर वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसको ब्राइट फ्रिंज, और वहां पे अगर इंटेंसिटी कम है तो इसको डार्क फ्रिंज। ये आपको प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में सिखाएंगे। अब कंसेप्ट क्लियर? ये जिसका भी डाउट था, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब क्या, ये सब क्लियर? अभी खाली एक डाउट रहा मैं, जो है, जो मैंने याद छे प्रमाण, तो मैंने ये समझा दिया, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंड दूसरा रहा ग्राफ। देखो बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डेरिवेशन करवाया होगा ना सर ने, याद करो, ये हमारा रेफरेंस, और यहाँ पे स्क्रीन आता है, तो स्क्रीन में सपोज यहाँ पे कुछ वो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस लेके बताया होगा, ये S1 है, ये S2 है, ये P है, ऐसा कुछ सिखाया था आपको? याद करो, मेरे को बताओ। यस। सो ये जो डिस्टेंस है, इसको x बोला होगा सेपरेशन, इसका नाम कैपिटल D होगा, इसका नाम स्मॉल d होगा। याद आया? ऑल क्लियर? यस। तो अभी मैं आपको एंगुलर विड्थ का मतलब समझा देता हूँ। तो ये इसका जो मिड पॉइंट है ना, O, यहाँ से ये पॉइंट P तक, ये जो एंगल फॉर्म होगा ना इधर, ये P पॉइंट का जो एंगल सेट होगा ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। ये जो एंगल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। सो एक्चुअली क्या होता है कि sin अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा इज x अपॉन d। tan अल्फा इज x अपॉन d, बट क्योंकि एंगल बहुत ही छोटे होते हैं, तो वी कैन सिंपली से इट इज सेम एज sin and tan अल्फा, क्योंकि अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो cos अल्फा इज नियरली 1। अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो अल्फा हुआ ना, अल्फा that is called angular width, angular width એટલે angle। अब क्लियर? x यानी लीनियर सेपरेशन, x यानी लीनियर सेपरेशन, एंड अल्फा यानी एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ का सिंपल नेम एंगल। एंड वन लास्ट एस्पेक्ट जो किसी ने पूछा था, ग्राफ। यस, करेक्ट। सी वो ग्राफ है ना, वो किसका ग्राफ है? तो ग्राफ है इंटेंसिटी का, इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी का ग्राफ है, किसके साथ? तो ये ग्राफ दो तरह से हो सकता है, इट कैन बी डिस्टेंस आल्सो एंड इट कैन बी द एंगल आल्सो। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आल्सो, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एंगल आल्सो। क्या है ग्राफ में? वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कि ये जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे दोनों के डिस्टेंस इक्वल होते हैं, S1 है एंड S2 है, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फिर क्या होगा? फिर दोनों साइड इंटेंसिटी डिक्रीज होते होते जीरो होगी। फिर क्या होगा? फिर दोनों साइड इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगी। फिर क्या होगा? फिर डिक्रीज होते होते जीरो होगी।
और फिर क्या होगा, इंक्रीज होते होते इन शॉर्ट क्या होगा, सिंपल वर्ड, इन शॉर्ट क्या कहना चाहते हो? there will be alternate maxima and minima points, यानी जीरो एंड मैक्सिमा वाले पॉइंट्स आएंगे। यानी क्या, तो ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं रेफरेंस के। अब ग्राफ कैसा होगा, तो वो शेप जो होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा। ऐसा होगा। सो ये क्या है, पॉइंट्स क्या है, तो ये जो पीक आया ना, दिस इज नोन एज सेंट्रल ब्राइट, और यू कैन से सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज नोन एज फर्स्ट ब्राइट। सिमिलरली दूसरे साइड का भी ये फर्स्ट ब्राइट, फिर ये हो गया सेकेंड ब्राइट, तो सिमिलरली ये बाजू भी सेकेंड ब्राइट होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये तो खाली मैंने पीक वैल्यू समझाई जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ब्राइट वाला। तो ऐसा दूसरा क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो ये बाजू ये फर्स्ट डार्क होगा, ये सेकेंड डार्क होगा फ्रिंज। सिमिलरली ये दूसरे साइड का फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क। सो इससे क्या समझ में आया कि देयर इज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। देखो ये क्या हुआ, अब स्ट्रिप के टर्म्स में देखो ना, तो ये आधी स्ट्रिप, ये ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, बट उसके बाद फिर ये नेक्स्ट फर्स्ट ब्राइट आया। सिमिलरली ये साइड पर भी ये फर्स्ट ब्राइट आया। बट अब सोचो, जो शेडिंग नहीं करते वो बीच में जो गैप है वो क्या है, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में दोनों साइड पे क्या है, बताओ मेरे को क्या है वो। એક્ઝેક્ટલી वो फर्स्ट डार्क है, परफेक्ट। એવી રીતે એના પછી તમે પાછું જોશો तो फिर वो सेकंड डार्क आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड ब्राइट आएगा। आप समझ में आया सबको, ग्राफ भी? चलो तो ये टाइम हो गया, और किसी का कोई डाउट है तो पूछो, आस्क बाय वॉइस, चैट में मत पूछो, वॉइस से ही पूछो। 4:32 4:33 हुआ है, हमारा टाइम खत्म होने को आया है। यस हो गया है रादर। क्लियर सारे डाउट्स? चलो देन सी यू टुमारो एंड गॉड ब्लेस यू। अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया तो यू कैन आस्क इंडिविजुअली। थैंक यू। यस यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।